हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए यानी सीरीज़ पसंद है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अब क्या हुआ है इंपॉर्टेंट हो रहा है। हर क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स या हर सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रखे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोथ करेंट गेन एंड वोल्टेज गेन इज मोर देन यूनिटी इन, यानी सिंपल यही पूछ रहा है कि इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन में आपको वोल्टेज गेन और करंट गेन ज़्यादा मिलता है। तो इसमें देखने वाली बात है कि जो वोल्टेज गेन और करंट गेन होता है वो आपको कॉमन इमीटर में ज़्यादा मिलता है। कॉमन इमीटर में वोल्टेज गेन और करंट गेन क्या होता है आपको ज़्यादा मिलता है। और कभी कभी पावर गेन भी बोलेगा तो वोल्टेज और करंट ज़्यादा होने के कारण इसमें जो पावर भी होता है इसमें पावर गेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बाबू एक सवाल और पूछता है कि ये बताओ इनमें से किसका इनपुट इम्पीडेंस या आउटपुट इम्पीडेंस कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉमन बेस होता है, ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, तीन चीज़ें होती हैं। तो कॉमन गेट में इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, वेरी लो होता है, ठीक है, वेरी लो होता है इनपुट इम्पीडेंस। इसमें क्या होता है, कॉमन इमीटर में लो होता है और कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई होता है। याद रखना इनपुट इम्पीडेंस की बात हो रही है, किसकी, इनपुट इम्पीडेंस की बात हो रही है। अगर ये आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो कॉमन बेस में जो होता है आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, कॉमन इमीटर में हाई होता है, ठीक है, और कॉमन कलेक्टर में वेरी लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में तुमको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। हर पेपर में तुमको लगभग ये देखने को मिलता है, कॉमन बेस में इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, या कॉमन कलेक्टर में ये पूछता है किस में कम होता है किस में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर में जो होता है आपका करंट गेन और वोल्टेज गेन अधिक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बताओ इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तब क्या होता है, ठीक है। देखो ये LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का यानी लखनऊ मेट्रो में क्वेश्चन पूछा गया है, मगर ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें देखो बस ये बोला है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो कट ऑफ हुआ, सैचुरेशन हुआ, रिवर्स मोड हुआ, ठीक है, या नॉर्मल मोड होता है यानी जो एक्टिव मोड की बात करें, ठीक है, ये चार मोड में काम करते हैं। और ये डिपेंड भी करता है हमारा कि सेकेंडरी यानी जो कलेक्टर बेस है, कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किस हिसाब से बाइसिंग किया गया। तो इसमें केवल इसका दिया है, मीटर बेस का दिया है कि फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। कलेक्टर बेस का तो दिया नहीं किस जंक्शन में कैसा बाइसिंग है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली इसके हिसाब से क्या आंसर दिया हुआ कि नॉर्मल मोड में ये काम करता है। नॉर्मल मोड मतलब जो एक्टिव मोड होता है उसमें ये काम करता है, अगर एमीटर बेस क्या होता है फॉरवर्ड बायस में होता है। मगर ये भी ध्यान देना है उस समय क्या होता है, कॉमन एमीटर क्या होता है, सॉरी कॉमन बेस क्या होता है, कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है, कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। तब ये क्या होता है, एक्टिव मोड यानी नॉर्मल मोड में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इस हिसाब से इसमें देखें तो सैचुरेशन मोड भी हम चाहें तो सही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मीटर बेस तो फॉरवर्ड होता है, मगर जब सैचुरेशन की बात करते हैं तो उसमें कलेक्टर बेस जंक्शन भी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तब ये क्या होता है, सैचुरेशन मोड में काम करने लगता है। क्योंकि केवल ये एक ही दिया है कि मीटर बेस किस में काम फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ है, तो इसमें ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। मगर जो आयोग ने है इसको डी सही माना है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो कलेक्टर बेस है वो क्या है हमारा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो क्वेश्चन अधूरा है, मगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हम टिक कर दें। मगर अगर सिचुएशन में मार रहे हो तो कोई गलत नहीं है, अगर गलत होता है तो तुम चाहो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन जंक्शन क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल की बात की है, बैरियर पोटेंशियल कहाँ जनरेट हुआ है, जहाँ डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी मूवेबल चार्ज यानी मोबाइल चार्ज यानी कि गतिशील चार्ज नहीं होते, जिसके कारण एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव क्या हो जाते हैं, स्टैटिक चार्ज बन जाते हैं। स्टैटिक चार्ज बन गया यानी रुकी हुई चार्ज एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा होती है, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा होती है, यानी वो एक तरीके से बैटरी का रूप ले लेता है।
ठीक है। तो वो बैटरी का पोटेंशियल कितना होता है, तो वो होता है 0.7 वोल्ट, और उसी को वो क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर क्यों बोला है, पोटेंशियल तो सही है, बैरियर क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं फिर जो तुम्हारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो एक लेयर से दूसरी लेयर यानी पी से एन या एन से पी की तरफ नहीं जा पाता है, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन का क्या हो जाता है, 0.7 हो जाता है। और अगर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट हो जाता है। यानी आपको अगर मेजॉरिटी कैरियर को एन से पी से एन की तरफ अगर तुमको कूदाना है या फांदना है या फिर जंप कराना है तो तुमको इससे अधिक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। और सिलिकॉन के लिए इससे अधिक वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी तुम्हारा करंट क्या हो पाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। फॉर करंट फ्लो कराने के लिए तुमको इससे अधिक वोल्टेज 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से अधिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। IS कोड के अनुसार भूसंपर्क यानी अर्थिंग का कलर कैसा होता है। IS कोड के अनुसार जो अर्थिंग का कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। अर्थिंग कलर हमेशा ग्रीन होता है, वो 3 कोर केबल हो चाहे 4 कोर केबल हो, ठीक है, ग्रीन होता है। मगर जब 3 कोर केबल की बात करते हैं तो जो न्यूट्रल कलर होता है वो ब्लू हो जाता है, और 4 कोर केबल की बात करते हैं तो ये काला हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, फेज के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। सॉरी, ये जो होता है लाल फेज के लिए। अगर ये 3 कोर केबल की बात करता है तो न्यूट्रल क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, और 4 कोर केबल बात करेगा तो न्यूट्रल क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो न्यूट्रल सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है कि पूछा जाता है 3 कोर केबल है कि 4 कोर केबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मगर अर्थिंग के लिए बात करें तो वो चाहे 3 कोर हो चाहे 4 कोर केबल हो, हमेशा ग्रीन कलर ही प्रयोग किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक RL परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात प्रत्येक में कितने 4 ओम है। इस परिपथ में विद्युत धारा होगा, क्या होगा, वोल्टेज से 60 डिग्री अधिक होगा, वोल्टेज से 45 डिग्री अधिक होगा, वोल्टेज से 60 डिग्री कम होगा, या वोल्टेज से 45 डिग्री कम होगा, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें तो पहले ये ध्यान देना है कि अगर ये RL सर्किट है यानी L अगर इंट्रोड्यूस हो गया, क्या इंट्रोड्यूस हो गया, L इसमें अगर सम्मिलित हो गया बाबू, L सम्मिलित हो गया तो वोल्टेज तो हमेशा लीड ही करेगा और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो यानी देखो कम होगा, यानी वोल्टेज से हमेशा करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लैगिंग यानी इंडक्टर की बात किया। तो या तो 40 डिग्री 60 डिग्री कम होगा या तो 45 डिग्री कम होगा, यानी A और B तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लीडिंग तो होगा नहीं, लैगिंग होगा। अब देखते हैं विद्युत धारा वो होगा कितना, किस डिग्री से होगा। जिसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता कैसे, देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो ये होता है, ये हमारा R होता है, ये एक्सल यहाँ पे दिया है इसलिए एक्सल बना दे रहे हैं, ये Z होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाई की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम एंगल आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि कोण क्या होता है, tan फाई होता है। तो tan फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण निकालने के लिए tan फाई बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्सल है, आधार कितना है, ये R है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सल कितना है, एक्सल और प्रतिरोध दोनों ही 4 ओम दिए हुए थे। तो यहाँ पर निकालना चाहें तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, जो कि काट कर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमको पता है बाबू क्या कि tan थीटा बराबर अगर 1 है तो किस एंगल पे हमारा tan का मान 1 मिलता है, तो बोलोगे सर जी 45 डिग्री पे हमारा 45 डिग्री पर क्या होता है, tan का मान 1 मिलता है। तो थीटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज से 45 डिग्री कम होता है कौन, करंट, यानी वोल्टेज से 45 डिग्री लैग करेगा कौन, करंट हमारा सर्किट में लैग करेगा। किस सर्किट में, RL सर्किट में, ठीक है। प्योरली होता है इंडक्टिव सर्किट तो केवल 90 डिग्री बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों का गलत होता है, फेवरेट क्वेश्चन भी है, बेसिक से अधिक क्वेश्चन इससे उठाए जाते हैं, न्यूमेरिकल खासकर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि उस धारा का RMS मान लगभग क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पीयर है, ठीक है। यानी VM का मान दे चुका है, VM यानी मैक्सिमम, सॉरी करंट है ना, तो IM लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, VM के लिए भी सेम फार्मूला ही होता है। तो IM कितना दे दिया है, 200 एम्पीयर दे दिया है, क्या दे दिया है,
200 एम्पियर दे दिया है इसका IM का मान। तो पूछा है RMS मान कितना होगा, तो RMS मान सबसे इम्पोर्टेंट है और फॉर्मूला भी पता है कि IRMS बराबर क्या होता है। साइनसोइडल के लिए, फुल वेव के लिए बात कर रहे हैं, याद रखना फुल वेव के लिए क्या होता है, Vm/√2। देखो बार बार V लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। IRMS = Im/√2 होता है। इसके लिए फुल वेव के लिए, अगर यही हाफ वेव की बात करेंगे तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा, Im/2। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं IRMS निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, बाबू कलर चेंज कर देते हैं ना, दिक्कत हो रहा है। तो IRMS बराबर कितना हो जाएगा, 200, यानी Im/√2 कितना हो जाता है, 0.707 आता है ना। √2 अगर यहाँ से हटाएं तो 0.707 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लगभग तुम्हारा आता है 141 एम्पियर। कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 1.141 एम्पियर आएगा। तो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 200 एम्पियर का RMS मान कितना लगेगा, निकलेगा 141 एम्पियर, ठीक है। चलो, इसलिए फुल वेव बता दें, हाफ वेव बता दें कि Im/√2 होता है फुल वेव के लिए, और हाफ वेव के लिए कितना होता है, Im/2 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बैटरी से है। अगर बैटरी से पूछेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, एक 6 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है। एक बैटरी का 0.01 ओम है। हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन द बैटरी शॉर्ट सर्किटेड। जब बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो कितनी करंट पास होगी, इसमें से ये बताना है, ठीक है। देखो सबसे ईजी है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से बनाना चाहें, यहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं कितने की, 6 वोल्ट की, एक इंटरनल रेसिस्टेंस बना देते हैं, और ये लोड जो यहाँ पे एक्चुअली हम लोड कनेक्ट करते हैं। अगर ये लोड बोल देता है बाबू यहाँ पे, तो हम RL कनेक्ट कर देते हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। मगर ऐसा कुछ कहा नहीं, तो और भी सिंपल कर दिए। और देख लो यूपी PCL में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 3 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करें तो कितना दिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस की बात, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कितना दिया है, अगर ये 6 वोल्ट है तो इंटरनल रेसिस्टेंस तुम्हारा दिया है 0.1 ओम। कितना दिया है, 0.01 ओम दिया है। तो यहाँ पे I का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी 6/0.01 दिया है। अब 0.01 को हटाओगे तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, 6 गुणे I बराबर 6 गुणे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 0.01 है तो ऊपर 2 शून्य लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 600 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। यानी पूरे सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 600 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखो हम थ्योरी से अधिक न्यूमेरिकल पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि तुम लोग पैटर्न देख चुके हो, तुम समझ चुके हो कि अब न्यूमेरिकल के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। तुम नहीं भी चाहते तुम लोग किसी भी तरह से एग्जाम में कमज़ोर पढ़ो, बस थ्योरी पढ़ के जाओ या न्यूमेरिकल, इसलिए केवल तुम लोग को न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दिलाते हैं और थ्योरी भी उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लाते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या दिया है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, लोगों को पहले पूछा हुआ है RRB बिला, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एक 10 मिली एम्पियर रेंज की एक मिली अमीटर है, ठीक है। एक ओम की प्रतिरोध की एक कॉइल है, इसको देखो A एम्पियर दिया ना, यहाँ पे 1 एम्पियर है, क्या है ये 1 एम्पियर रेंज के अमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, शंट में प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, क्योंकि अमीटर का अगर हमको रेंज बढ़ाना है तो लो रेसिस्टेंस का पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, एक रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा मीटर के। तो देखो क्या हुआ, 10 मिली एम्पियर था और इसको 1 एम्पियर रेंज मेजर करना है, तो रेंज बढ़ा है पहले से। और हमको ये भी पता है कि जब भी इसका रेसिस्टेंस होगा, शंट रेसिस्टेंस 1 एम्पियर 1 ओम से कम ही आएगा, क्योंकि हम शंट में लगा रहे हैं तो लो रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, RSH जो शंटिंग कर रहे हैं रेसिस्टेंस, वो क्या होता है, RM, यानी जो इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस पहले दिया हुआ था M-1 करते हैं, M-1 करते हैं। M बराबर क्या होता है, किस पे ले जाना है, कौन सा रेंज मेजर करना है, तो 1 एम्पियर का रेंज मेजर करना है। पहले कितना दिया था, 10 मिली एम्पियर दिया था, मिली एम्पियर, तो मिली करेंगे तो 10⁻³ नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, हमारा कितना आया, M का मान 100 आया, M का मान 100 आया, याद रखना, ठीक है। M का मान कितना आया,
100 आया, ठीक है। तो m का मान 100 रख देते हैं यहाँ पे, -1 कर देते हैं, कितना आ गया 99 आ गया, ठीक है। 99 आ गया तो हमको पता है कि RSH बराबर RM होता है। RM का मान कितना दिया है 1/99 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखना, RSH बराबर RM/m-1 किसके लिए, मीटर के लिए। और एक वोल्ट मीटर के लिए बात करेंगे क्या हो जाएगा, आर एम बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा m-1। एम क्या हो जाएगा वहाँ पे, जो वोल्टेज रेंज बढ़ा है अपॉन जो पहले वोल्टेज रेंज दिया हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना बाबू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूसी से लाया गया है वोल्टेज, यानी वोल्टेज क्यूसी से लाया गया सीरीज से ही क्वेश्चन है, थ्योरी पे यानी नेटवर्क थ्योरी जो है उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट कनेक्टेड टू एन 18 वोल्ट सप्लाई वेयर करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पूछे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग के लिए बाएं हाथ के खेल को आइडिया है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला, 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी कितनी है, 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पर भी आ रही होगा, यहाँ पर भी आ रही होगा, क्योंकि 3 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है। वोल्टेज कितना कनेक्टेड है 18 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का। तब पूछा आपसे रेसिस्टेंस बताओ, पहले तो रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ईच क्या करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3R, क्योंकि सीरीज में तो 3R हो गया। अब हमको पता है कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर अगर IR करेंगे तो V का मान दिया हुआ है हमारा 18, I का मान कितना दिया हुआ है 1, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ था, रेसिस्टेंस था हमारा टोटल 3R था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे R का मान निकालना चाहें तो R का मान निकलेगा, R बराबर कितने होते हैं 6 ओम निकले हैं, कितने हैं R बराबर 6 ओम, ठीक है, सही जा रहे हैं। 18 वोल्ट है, इस सर्किट इज कनेक्टेड टू 18 वोल्ट वेयर करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट बहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 ओम का रेसिस्टेंस निकल जाएगा, यानी जो प्रत्येक होगा हमारा 6 ओम का रेसिस्टेंस निकल कर आएगा, क्योंकि प्रत्येक का मान R ही था तो 6 ओम का रेसिस्टर है, तो प्रत्येक रेसिस्टर कितने ओम का होगा 6 ओम का ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इसको देखो, सॉल्व नहीं करना चाहते तब भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो हमको पता था, बिना सॉल्व किए एक रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं ना, बिना सॉल्व किए भी बहुत आसान था। ये 18 वोल्ट है, यहाँ पर भी आर था, यहाँ पर भी आर था, यहाँ पर भी आर था, इसमें भी 1 एम्पियर की करंट बहेगी, इसमें भी 1 एम्पियर की, इसमें भी 1 एम्पियर की, क्योंकि सीरीज में। और सर ये 18 वोल्ट है तो समान प्रतिरोध है, तो सब में समान मान का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहाँ पे भी 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट, सॉरी यहाँ पर भी 6 वोल्ट और यहाँ पे भी 6 वोल्ट। तो करंट का मान पता चल गया था रेजिस्टेंस में और वोल्टेज पता चल गया था रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो आर का मान आराम से निकल जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा V/I, तो V का मान हमारा 6 है, करंट का मान 1 है, तो कितना आ जाएगा 6 ओम हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इसको, हम तो आप लोग को क्लिक बताएं, नहीं तो ये तो सॉल्व नहीं करना था, मुझे वानी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत यूपीपी से लेके टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन में पूछा है, ठीक है। विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टेंस द प्योर मेटल की बात किया है या मेटल की बात की है, तो हमको पता है सर जी, अगर ये सेमीकंडक्टर होता है तो क्या होता है NTC होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी रेसिस्टेंस का मान बढ़ाना है तुमको, ठीक है, तो टेम्परेचर का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। इंसुलेटर में भी सेम फॉलो होता है, इंसुलेटर में भी सेम यही चलता है NTC, यानी रेसिस्टेंस का मान बढ़ाना है तो टेम्परेचर का मान घटाना पड़ेगा। मगर मेटल की बात करें या प्योर मेटल की बात करें बाबू, तो क्या होता है PTC मतलब रेसिस्टेंस बढ़ा है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर भी बढ़ा ही होगा, ठीक है, किसमें, मेटल या प्योर मेटल में।
तो याद रखना है रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल विद राइजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सारी चीज़ें बता दी तीनों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्मी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इम्प्योर। तो प्योर है ना, जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, NE बराबर NP होते हैं। ठीक है, याद रखना है, जो कि NI के बराबर होते हैं, याद रखना है, NI स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये 1 टाइम क्वेश्चन है कि NE बराबर NP बराबर के NE, ठीक है, बराबर NP कितने होते हैं, बराबर NE के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसको प्लस करते हैं, NE प्लस NP करते हैं तो वो NI के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बराबर होते हैं प्योर सेमी कंडक्टर में, यानी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। उस समय क्या होता है पता है, फर्मी लेवल जो होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डोनर एलिमेंट कैसा है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है, और क्या है, टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, सॉरी ये देखो हम एक्सट्रिंसिक नहीं पढ़े, इंट्रिंसिक पढ़ ली। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है तुम्हारा, इम्प्योर होता है। ठीक है, इम्प्योर होता है। और इंट्रिंसिक जो होता है तुम्हारा प्योर होता है। उल्टा बोल दिया वहाँ पे शुरुआत में, सॉरी। ठीक है, ध्यान नहीं दिए। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक तुम्हारा इम्प्योर होता है। तो इम्प्योरिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, यानी जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, फर्मी लेवल मतलब एनर्जी गैप का वो जो लेवल है जिसके बाद वो कंडक्टर या इंसुलेटर बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डोनर एलिमेंट कौन सा है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब जो अशुद्धता मिला है वो कैसा है, और टेम्परेचर, क्योंकि एंटीसी होता है तो इस पर भी डिपेंड करेगा ही करेगा। तो एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, याद रखना, गलत हो गया वहाँ पे। ये जो NI बराबर ये सब सारी चीज़ें लिखवाए थे वो इंट्रिंसिक के लिए होता है, यानी प्योर के लिए होता है। और उस समय क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है एकदम बीच में आता है, फर्मी लेवल बीच में आता है। अगर यहाँ बैलेंस बैंड है, यहाँ कंडक्शन बैंड है, तो एकदम बीच में आता है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में फर्मी लेवल आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ये हो गया। चलो अब सरप्राइज एलिमेंट, जैसा कि बोला गया तुम लोग को डेली 4 से 5 तुमको दिए जाएंगे नॉन टेक के क्वेश्चन। ठीक है, जीके जीए। ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है ये बताओ। दहशत मार्गो जिसका वास्तविक नाम मौत का रेगिस्तान है, वह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो जो मौत का रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, जिसको डेजर्ट ऑफ डेथ बोलते हैं, ये तुम्हारा अफगानिस्तान में है। और ये बाबू लगभग 1,50,000 किमी वर्ग तक, किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। ठीक है, इतने एरिया कवर किया हुआ है, 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पड़ता क्या है, अफगानिस्तान में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो अफगानिस्तान है उस साइड तुम्हारा ये पड़ता है क्या, डेजर्ट ऑफ डेथ, यानी मौत का रेगिस्तान। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें द ग्रीजल स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच, यानी भूजल यानी समझ रहे हो, जैसे मेंढक होता है पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, इसलिए भूजल गिलहरी बोला। भूजल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, ये तुम्हारा तमिलनाडु में स्थित है। देखो यहाँ पे एक स्पेशल गिलहरी भी रहती है, उड़ने वाली। ठीक है, उड़ने वाली गिलहरी भी तुम्हारी कहाँ स्थित रहती है, तमिलनाडु के वन्य जीव अभयारण्य में रहती है। ठीक है, और लंगूर भी पाए जाते हैं इसमें। और भूजल गिलहरी भी तुम्हारी कहाँ पाई जाती है, इसी तमिलनाडु में पाई जाती है। और उड़ने वाली गिलहरी भी बोलेगा तो एकमात्र तमिलनाडु में ही इसकी सेंचुरी बनाई गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लाया गया, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आनंद का सिद्धांत आता है। ठीक है, अंतर्गत आनंद का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब अपनी इच्छा। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी इच्छा मतलब कि अपने आनंद के अनुसार, जिसमें राज्यपाल के सारे
निर्वाचित या फिर उनसे रिलेटेड सारे जो होते हैं अपने वो इच्छा के अनुसार सारे काम कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद में पाया जाता है? आर्टिकल 310। किसमें? आर्टिकल 310। इसको याद रखना है। आर्टिकल 310 में क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या फिर अंतर्गत आनंद का सिद्धांत किसमें है? 310। यानी वो अपने जो राज्यपाल होते हैं अपने उसके अनुसार क्या बोलते हैं, इच्छा अनुसार सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, इच्छा अनुसार मतलब सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, जो उनके रूल के अंतर्गत आएगा मतलब अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, ये रीजनिंग है। जैसे कैट का किटन होता है उसी तरह एलिगेटर का क्या होता है। ठीक है, ये तुमको तर्क संगत बताना है कौन संबंधित है। देखो, तो इसमें करना क्या है, जैसे कैट का बच्चा किटन होता है, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, उसी तरह एलिगेटर के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो एलिगेटर के बच्चे को क्या बोलते हैं? हम हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हैचलिंग बोलते हैं। तो जैसे कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं उसी तरह एलिगेटर के बच्चे को हैचलिंग बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, एलिगेटर के बच्चे को हैचलिंग बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 10 का सेक्शन यहीं पे ऑफ सकते हैं। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आज ज़्यादा लाए हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जा रहा है तो थोड़ा ध्यान में तैयारी कि इसका भी वेटेज होता है, इसको भूलना मत तुम लोग। ठीक है, अपने दिमाग में रखना। और इसी तरह जीके जीएस भी कुछ करके लाते रहेंगे कि थोड़ा बहुत तुम लोग का माइंड मेकअप होता रहे नॉन टेक के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, और चैनल पर नए होगा तो इसको सब्सक्राइब बाबू जरूर कर लेना। ठीक है, और नई बैच स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर से। ज़्यादा जानकारी के लिए तुम हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।